गार्प, रॉजर, रॉक्स, शिकी, फिगारलैंड, काइडो, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, इन सबको एक ही आइलैंड पर डाल के एक वॉर करवा के भी हमें कुछ ना बता के इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करना बस ओडा सेंसे ही कर सकते हैं और उनके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनिमे यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस फाइट यानी कि गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं गॉड वैली पार्ट 2 की। एक ऐसी थ्योरी वीडियो पर बात करेंगे जिसको सुन के तुम्हें गूज बम्स आ जाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं बस ये बता दूं कि ये एक थ्योरी वीडियो है, मोस्टली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो हर बात को एकदम एग्जैक्टली दिल पर मत ले लेना। खैर दैट असाइड, तुम्हें क्या लगता है ओडा ने गाप को क्यों बचा कर रखा है? कुछ तो मैटर होगा ना कि इतने बड़े कैरेक्टर को एक आइलैंड पर पहुंचा दिया और उसको वहां पर इस समय उसके बारे में हमें कोई भी अपडेट नहीं मिला है। वेल, इसका आंसर हमें ओडा ने खुद चैप्टर 1080 में दे दिया है, जहाँ पर हम ब्लैक बियर्ड को देखते हैं कि कैसे वो कोबी को वर्ल्ड गवर्नमेंट को बेचकर हाचिनोसु आइलैंड को एक रिकॉग्नाइज्ड आइलैंड या फिर वन पीस की दुनिया में एक रिकॉग्नाइज्ड कंट्री बनाना चाहता है, वो भी विदाउट पेइंग एनी हेवनली टैक्सेस, यानी कि बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन तभी कुजान ब्लैक बियर्ड को ये समझाता है कि स्वॉर्ड्स के मेंबर्स मरीन ऑपरेशन के अंडर नहीं आते, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और कोबी को लेके इतनी बड़ी डिमांड के लिए वो कोई भी सौदा नहीं करने वाले। खैर उसके बाद क्या हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। तो दैट मस्ट बी द रीजन व्हाई गार्प इज लेफ्ट अलाइव, क्योंकि जब तक वन पीस के वर्ल्ड पर यू डोंट सी ए डेड बॉडी, ऐसा ही मान के चलो कि वो इंसान जिंदा है। इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है जैगुआर डी सोल, जिसने रॉबिन की हेल्प की थी जब वो छोटी बच्ची थी, जिसको भी कुजान ने जमा दिया था। बट एज ऑफ लेटेस्ट न्यूज इन एगहेड, ही इज अलाइव। सो गार्प इज 100% अलाइव, क्योंकि टीच को अपना एक आइलैंड जो चाहिए। एंड इसी पार्ट से हमारी थ्योरी शुरू होती है। एज ऑफ चैप्टर नंबर 1118 हम ये चीज देख रहे हैं कि कैसे स्ट्रॉ हैट्स जायंट्स के साथ मिलकर भाग रहे हैं एगहेड आइलैंड से, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो उनके साथ शैंक्स की टेरिटरी में भी जाएंगे अपनी क्रू को लेके। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, दैट इज एल्बाफ। और तुम्हें क्या लगता है वहां पर जो लूफी को गाप का न्यूज मिलेगा तो क्या वो चुपचाप बैठकर इसको इग्नोर करेगा जैसे उसने एस के टाइम पर किया था? जी नहीं, वन पीस के वर्ल्ड पर ऐसे दो ही लोग हैं जिसे लूफी चाह के भी माफ नहीं कर सकता और ना ही करेगा। एक तो है अकाइनू और दूसरा है भाई अपना मार्शल डी टीच यानी कि ब्लैक बियर्ड। और मैं तो चाहता भी नहीं कि वो इन दोनों को भूले। खैर बैक टू द टॉपिक, जैसा कि मैं कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है लूफी चुपचाप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। द मोमेंट जब मॉर्गन अपने न्यूज़पेपर में डालेगा कि गाप को ब्लैक बियर्ड पायरेट्स ने बंदी बना लिया है, उसी मोमेंट पर लूफी अपने क्रू के साथ हाचिनोसु आइलैंड की तरफ भागेगा। और इस टाइम पर वो अकेला नहीं होगा जैसा वो मरीन फोर्ड पर था। इस बार उसकी पूरी क्रू उसके साथ होगी, राइट बाय हिज साइड। एंड लूफी मोस्ट प्रोबेबली अपना सबसे बड़ा अलायंस या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री भी कह सकते हो, उसको साथ लेकर जाएगा। और अगर तुमने ये वाइल्ड कार्ड एंट्री यानी कि आकागामी नो शैंक्स को इमेजिन किया है तो तुम एकदम सही सोच रहे हो। शैंक्स ने अपने इंटेंशन को बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था बैक इन चैप्टर नंबर 434, जब वो ऑल फादर व्हाइट बियर्ड को वार्न करने आया था कि एस को ब्लैक बियर्ड का पीछा करना छोड़ देना चाहिए। और ये भी उसने बताया था कि ब्लैक बियर्ड कितना डेंजरस आदमी है। और अंत में शैंक्स की बात ना मानने का असर क्या हुआ वो सब चीज हम लोग जानते ही हैं। खैर ये तो बहुत क्लियर है कि लूफी को शैंक्स का सपोर्ट मिलेगा। और देखो शैंक्स का आना अभी सेंस नहीं बना रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक रुक जाओ, देन तुम्हें ये सारे इवेंट्स अचानक से सेंस बनाने लगेंगे। एंड अगर वीडियो को एंजॉय कर रहे हो देन फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो? खैर बैक टू द टॉपिक अगेन। फिर शैंक्स अपनी क्रू के साथ और लूफी हाचिनोसु की तरफ बढ़ ही रहे होंगे कि तभी उनको कोबी और उनके साथ उनकी पलटन भी मिलेगी जिनको खुद गार्प ने ही ट्रेन किया था। और ऐसा इसलिए कि कोबी भी गार्प को बचाना चाहता है, लेकिन कोबी को ये चीज भी पता है कि वहां पर भी कुछ बचे कुछ स्लेव्स हैं जिनको वो लास्ट टाइम नहीं बचा पाया था और वो लोग वहीं पर छूट गए थे। अब इसके बाद कोबी को ना चाहते हुए भी शैंक्स के साथ एक टेम्पररी अलायंस बनानी पड़ेगी, बिकॉज उसका अल्टीमेट एम है कि पहले वो गार्प को बचाए। बट लूफी को इन सब से कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस अपने दादाजी को बचाना है। कोबी भले ही स्लेव्स की हेल्प करना चाहता हो, बट लूफी का एम बिल्कुल साफ है कि उसे ब्लैक बियर्ड का मुंह फोड़ना है, फिर चाहे वो कैसे भी हो। खैर इन सभी बातों को सोच समझ के स्ट्रॉयड क्रू अपने अलायंस पर एग्री करेंगे और लूफी को भी मना लेंगे। लूफी कोबी को तो ट्रस्ट करता ही है, सो वो लोग अलायंस बनाकर मिलकर हाचिनोसु पर अटैक करेंगे। इसके बाद क्या, पूरी की पूरी टोली हाचिनोसु पर अटैक करती है एंड ब्लैक बियर्ड पायरेट्स भी रिटेलिएट करते हैं। अभी तक तो सब सही चल रहा था, हर किसी का मैचअप प्रॉपरली हो गया है और ये चीज अच्छे से बैठ भी रही है। जैसे कोबी की क्रू स्लेव्स को बचाने में लग गई है, लूफी की क्रू और शैंक्स की क्रू के टॉप कमांडर्स ब्लैक बियर्ड के 10 टाइटैनिक कैप्टन से लड़ रहे होंगे, जहां पर मुझे लगता है कि शिरियू के साथ तो बेन बैकमैन ही फाइट करेगा। और इसी तरह से तुम्हें पता है कि ब्लैक बियर्ड को सिर्फ एक ही इंसान हैंडल कर सकता है, यानी कि अपना शैंक्स। तो शैंक्स भी ब्लैक बियर्ड के पीछे लग
लग जाता है, जबकि लूफी का सबसे पहला फोकस होता है गार्प। किसी भी हालत में उसे गार्प को बचाना है, जिससे कोबी डिसएग्री करता है और बोलता है कि अगर स्लेव्स को नहीं बचाया तो इस वॉर पर बहुत लोग की जान जाएगी। लेकिन इस मोमेंट पर लूफी को कोबी के ऊपर गुस्सा आ जाता है कि इस समय वो कैसे नॉर्मल लोगों को बचाने का सोच सकता है, जबकि इस टाइम पर गार्प को बचाना प्रायोरिटी होनी चाहिए। और एक बार अगर हमने गार्प को बचा लिया देन स्लेव्स को आराम से आजाद करके लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। सबसे पहली बात कि कोबी जो है वो गार्प का एक स्टूडेंट है, मतलब जो चीजें गार्प ने उसको सिखाई हैं, जो चीजें उसको बताई हैं, वो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, जबकि लूफी उसका जस्ट अपोजिट है। क्योंकि गार्प लूफी के दादाजी हैं, इसीलिए वो पहले अपने सेल्फिश नीड्स को ऊपर रखता है, उसके लिए और कोई चीज की कोई भी वैल्यू नहीं है। और यहीं से हमें दिखता है कि लूफी और कोबी के सोच में कितना फर्क है। अब ऐसी बातें चल ही रही होती हैं कि कुजान आके दोनों को फ्रीज करने की कोशिश करता है, बट कोबी एंड लूफी बच जाते हैं। आई मीन कम ऑन कुजान, ये मरीन फोर्ड वाला लूफी नहीं है, वो अब एक योंको है। बट लूफी कुजान को देखकर शॉक तो हो जाता है कि आखिर ये बंदा उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। बट फिर कोबी पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि कैसे क्या हुआ हाचिनोसु पर जब लूफी एगहेड पर था। एंड ये चीज सुनकर लूफी को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वहां पर जोरदार फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर लूफी डायरेक्टली कुजान को कन्फ्रंट करता है और गियर 5 में उसके पूरे बर्फ को रबर बना बना के उसी को मारता है। ये चीज कुजान भी देखकर बहुत शॉक हो जाता है कि कितने भी नुकीले बर्फ के टुकड़े वो बना ले, वो लूफी को कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये सब हमें देखने को मिलता ही है, नॉन स्टॉप एक्शन, घमासान युद्ध चल रहा है, लेकिन कुछ तो कमी लग रही है। कुछ तो ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है इस पूरे वॉर में। कि तभी एंट्री होती है क्रॉस गिल्ड्स की, जिनका मेन एम है कि वो सिर्फ पॉनेग्लिफ चुराने आए हुए हैं और सिर्फ पॉनेग्लिफ को चुराने का ही ये आइडिया स्टार्ट कर देता है या फिर स्टेज सेट कर देता है गॉड वैली 2.0 का। सो गाइस, वेलकम टू ए सिचुएशन जहां पर अनजाने में ही अब गॉड वैली पार्ट 2 क्रिएट हो चुका है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर सिर्फ पॉनेग्लिफ चुराने के आइडिया से ही गॉड वैली पार्ट 2 कैसे बन जाएगा। तो इसके पीछे 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, थाला फॉर ए रीजन, राइट। जिसमें से सबसे पहला है धोखा, दूसरा है खजाना, तीसरा है स्लेव्स, चौथा है अपने सेलेस्टियल ड्रैगन्स, पांचवा है रॉक की क्रू, छठवा है रॉजर की क्रू, सातवां है गार्प की पल्टन और आखिरी यानी कि 8वां है एन अलायंस टू प्रोटेक्ट वैल्यूएबल लाइफ। सबसे पहले आते हैं बिट्रेल यानी कि धोखे पर। देखो अभी ये चीज तो क्लियर नहीं है, बट रॉक्स के हारने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि व्हाइट बियर्ड ने उसे धोखा दिया होगा। एंड यस ऑफ कोर्स, इस समय फ्यूचर में ये चीज करने वाला कोई और नहीं बल्कि होगा अपना वन एंड ओनली बगी द क्लाउन, जो अपने बचपन के दोस्त को धोखा दे सकता है फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग द पायरेट किंग। और अगर तुम अभी भी बगी को हल्के में ले रहे हो देन मैं कहूंगा मत लो। उसको जो प्रिजनर इम्पेल डाउन पर मिले थे, जो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो खुद एक्नॉलेज्ड है बाय ऑल फादर व्हाइट बियर्ड हिमसेल्फ। इसके अलावा क्रोकोडाइल और मिहोक भी ये बात मानते हैं कि हाँ भाई, उनके साथ जो पल्टन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद भी दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं मरीन्स को हंट करके, और इसी तरह से बगी के ओवरऑल क्रू को भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। नीका तो ठीक ही है, लेकिन असली मास्टरमाइंड तो बगी है, जिसके पीछे एक पूरी कॉम्बैट फोर्स है जो जब मन करे किसी भी एक आइलैंड को उजाड़ सकती है। बगी के पायरेट किंग के बनने का सपना सुनकर मिहोक ने तो क्लियरली बोल दिया था कि ये इम्पॉसिबल है उसके लिए अकेले करना। आई मीन बगी के क्रू के पास बस मिहोक एंड क्रोकोडाइल ही तो हैं जिनको लड़ना आता है टॉप टीयर से, राइट। मिहोक तो शैंक से लड़ेगा नहीं। सो आई थिंक क्रोकोडाइल बगी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा एंड मौका मिलते ही सारे पॉनेग्लिफ्स को चुरा लेगा। मिहोक आई थिंक अगेन वही करेगा जिस पर वो बेस्ट है, उन लोग को रोकना जो कि मिहोक के रास्ते में आ सकते हैं, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली वो सारे के सारे पायरेट्स होंगे जो कि इस ब्लैक बियर्ड के आइलैंड पर रह रहे हैं, जैसे कि डॉन क्री और बाकी छोटे मोटे पायरेट्स। इसके अलावा ब्लैक बियर्ड के टॉप कैप्टन्स भी हो सकते हैं जो कि सीधे सीधे बगी और क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करने जाएंगे, जिसके लिए मिहोक वहां पर डिफेंड करेगा। एनीवे शैंक्स का कोई भी क्रू मेंबर मिहोक से फाइट करना ना चाहता है ना ही करेगा, लेकिन बगी यहाँ पर क्या क्या कर सकता है उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। अगर उसका दिमाग जरा सा भी सड़का तो वो अपने आर्मी को कुछ और ही करने के लिए बोल देगा, जिससे वो बहुत ही आराम से क्रोकोडाइल और मिहोक को चकमा देके निकल सकता है। खैर बिट्रेयल वाले सीन से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ट्रेजर चेस्ट की। तो हमें ये चीज इवानकोव की बैक स्टोरी से कंफर्म हो गई थी कि गॉड वैली के ट्रेजर चेस्ट पर 3 कंफर्म डेविल फ्रूट्स थे। टोटल तो 6 थे, बट हमारे पास सिर्फ 3 के ही नाम है, जो कि काइडो का फिश फ्रूट मॉडल है जो ड्रैगन था, पूमा का पाव फ्रूट और इवानकोव का हार्मोन वाला फ्रूट। एंड शैंक्स भी इसी में से एक ट्रेजर चेस्ट से ही निकला था। एंड नोइंग ब्लैक बियर्ड एंड उसका ऑब्सेशन विद डेविल फ्रूट्स, तो इतना तो क्लियर ही है कि उसके पास ट्रेजर चेस्ट के नाम पर पॉनेग्लिफ भी हो सकता है फाइनल वाला, या फिर मे बी सम ब्लू पॉनेग्लिफ्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा उसके पास कुछ बहुत यूनिक डेविल फ्रूट हो सकते हैं जिसके बारे में हमने शायद पहले सुना भी नहीं होगा। एंड इट कैन बी एनी ऑफ द गॉड लेवल डेविल फ्रूट्स। और अब इसी तरह से थर्ड पॉइंट पर आते हैं यानी कि स्लेव्स की। खैर इसमें क्या ही कह सकते हैं, इस आइलैंड में भी भर भर के स्लेव्स हैं जैसा कि गॉड वैली पे था। बस यहाँ पर कोई रैपिड गेम नहीं हो रहा है, मतलब जहाँ पर इंसानों का शिकार कर रहे थे पिछली बार वो चीज यहाँ पर नहीं हो रही है। बट इस बार भी बहुत बुरी तरह से ये सभी लोग मरेंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये लोग एक कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आ चुके हैं। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि अपने अपने सेल्फिश डिजायर्स के पीछे पड़ा हुआ है और उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल लूफी के ऊपर थोड़ा तो हमें भरोसा
रखना पड़ेगा क्योंकि वो सन गॉड नीका है जो कि लोगों को लिबरेट करता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या गार्प, कुमा, जिनी और इवानकॉव के जैसे वहां से बचकर निकल पाएगा, लेकिन ये चीज तो अब टाइम पर ही बताएगी। अभी बात करते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स की। तो ओरिजिनली गार्प और रॉजर का अलायंस बना था टू सेव सेलेस्टियल ड्रैगन्स। अभी रॉजर ने एग्जैक्टली उसी रीजन से किया था या नहीं ये नहीं क्लियर है। मे बी वो रॉक्स को डिफीट करना चाहता था, वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन अगर शैंक्स फिगारलैंड का बेटा सच में हुआ, जिसके चांसेस 90% है जजिंग फ्रॉम व्हाइट बियर्ड एंड गोरुसे का बिहेवियर्स टुवर्ड शैंक्स। ऑल्सो व्हाइट बियर्ड का स्कार जो शैंक्स को देखकर चुभता है, जिसपे व्हाइट बियर्ड ने लिटरली बोल भी दिया था, तेरा चेहरा देख के मुझे उसी आदमी की याद आती है। ऑल्सो ये चीज सिर्फ व्हाइट बियर्ड के साथ ही नहीं है, ये चीज हमने लूफी के साथ भी देखी थी जब उसको अकाइनू का नाम सुनकर अपने चेस्ट पर हाथ रख दिया था कि उसको फील हो रहा था कि हाँ भाई अकाइनू ने उसको वो मार्क दिया है। एंड शैंक्स को भी अगर तुम नोटिस करोगे तो जब भी लूफी का नाम उसके कान पर आता है वो हमेशा अपने लेफ्ट हाथ को पकड़ लेता है। तो ये इवेंट्स प्रूव करती हैं कि शैंक्स काफी हद तक फिगारलैंड का बेटा हो सकता है। एंड अगर ये चीज सच हुई तो मानना पड़ेगा ओडा सेंसे की राइटिंग स्टाइल को कि जो गार्प सेलेस्टियल ड्रैगन से इतना नफरत करता था उसने उसकी जान रॉजर के साथ मिलकर बचाई। एंड उन्हीं सेलेस्टियल ड्रैगन्स में से एक ने आज उसकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम लिया है, दैट इज शैंक्स फाइटिंग अलोंगसाइड लूफी। अब अगले 3 पॉइंट्स को एकदम शॉर्ट में कवर करने की मैं कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है। देखो लूफी ने किया है रॉजर के विल को कैरी, सो रॉजर की क्रू को लूफी की क्रू रिप्रेजेंट करती है। ज़ीबेक के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरा का पूरा टीच के हाथ में है और उसका एम्बिशन भी देखकर यही लगता है कि ज़ीबेक की तरह ही टीच भी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है, यानी कि इनडायरेक्टली वो इमू की गद्दी छीनना चाहता है। और ये चीज हमें एगेड आइलैंड पर भी कंफर्म हो गई थी जब कैटरीना डेवॉन ने सैटर्न के सामने ये बात बोला था कि उसे बस कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये दुनिया। खैर ये चीज से कंफर्म हो जाती है कि टीच जो है वो रॉक्सडी ज़ीबेक का विल कैरी करता है। एंड लास्टली अपने गार्प चाचा की विल को और कोई नहीं बल्कि कोबी ही कैरी करता है क्योंकि वो स्ट्रिक्टली उसी से ट्रेन हुआ है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोबी को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि वो किस तरह से इस स्टोरी में फिट होगा। एनीवेज उसकी कोई भी एबिलिटी अभी तक हमने ठीक से नहीं देखी है कि क्या वो सच में लूफी के टक्कर का लेवल का होने वाला भी है या नहीं, जिस तरह गार्प रॉजर के अगेंस्ट था। वेल इतना तो ऑब्वियस है कि इतनी बड़ी अलायंस बनी है जस्ट टू सेव अ लाइफ जो लूफी पहले नहीं कर पाया था, बट होपफुली शायद इस बार बचा लेगा, जस्ट लाइक ओरिजिनल गॉड वैली। एंड अगर ओवरऑल मैं इस गॉड वैली पार्ट 2 की बात करूं तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी की जान जाने वाली है, जैसे कि हमने ओरिजिनल वाले गॉड वैली में भी देखा था कि वहां से हर कोई बचकर निकल गया था। सिमिलरली इस बार भी क्योंकि ब्लैक बियर्ड पूरी तरह से शैंक्स के साथ ऑक्युपाई रहेगा, शैंक्स का पूरा मेन टारगेट ही ब्लैक बियर्ड है, तो किसी भी हालत में ब्लैक बियर्ड अपना कोई भी प्लान एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा और ब्लैक बियर्ड के पूरे क्रू को आराम से शैंक्स से भी क्रू हैंडल कर सकती है। दूसरी तरफ बगी और क्रोकोडाइल मिलके मीहॉक की हेल्प से किसी भी तरह से वहां से जरूर पॉनिग्लिफ्स लेके निकल लेंगे। और बात रही अपने गार्प चाचा की, तो स्लेव्स के साथ ही कोबी गार्प को वहां से निकाल कर ले जाएगा क्योंकि गियर 5 लूफी वहां पर इस समय खड़ा है। लेकिन बात बस यही आ जाती है कि इतनी आसानी से कैसे निकाल सकता है। तो इसके लिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा पहला चीज जो कि गॉड वैली में हुआ था, जो कि था बिट्रेयल। और इस बार इस पूरे गेम का जो मेन खिलाड़ी है वो है कूजान। देखो कूजान किस तरह से ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन किया ये आज तक कभी समझ में नहीं आया, ना हमें उसका मोटिव पता है। एक चीज तो सभी लोग को कंफर्म है कि कूजान ने बस एज अ अंडर कवर उसको ज्वाइन किया हुआ है ताकि समय आने पे वो अपना मेन काम पूरा कर पाए। और यहाँ पर मुझे लगता है कूजान ब्लैक बियर्ड को बिट्रे करेगा टू सेव गार्प। और इसी के साथ ही गॉड वैली पार्ट 2 एंड हो जाएगा। इसकी जो फाइट्स होंगी वो बहुत ही अमेजिंग होगी। सच में मुझे शैंक्स और ब्लैक बियर्ड की फाइट देखनी है, बहुत समय से वेट कर रहे हैं अब इसके लिए। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें याद हो तो पुडिंग को कूजान ने कैप्चर कर लिया था और इस समय उसे भी हचिनूस ऊपर रखा हुआ है। अभी रिसेंटली हमने काटागोरी को पुडिंग वाले आइलैंड पर देखा था, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि बिग मॉम पायरेट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट देन अगेन वो बस एक थ्योरी है ऑन टॉप ऑफ दिस थ्योरी जो कि हम गॉड वैली पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कि ये फाइट्स कैसे होने वाली और ये पूरा सिनेरियो कैसे होने वाला है? तुम्हें क्या लगता है कि कौन किससे फाइट करेगा या फिर पॉसिबली कौन मर सकता है? ये चीज के बारे में तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें ऐसे और गजब की वीडियोस देखनी है। ऐसी वीडियोस में थोड़ा टाइम लगता है तो इसीलिए ये वाली थोड़ी थोड़ी कभी कभी लेट हो जाती है। खैर मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।